नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो उसमें जो रेटिंग्स और रिव्यूज़ होते हैं उसकी सच्चाई की। कितने रियल होती है रेटिंग, और रियल अगर नहीं है तो उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आपको एक सर्वे दिखाते हैं भारत का। हालांकि दुनिया भर में ये सर्वे ये कहते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग रेटिंग्स पर डिपेंड करते हैं जब उन्हें ख़रीदारी करनी होती है। तो हम आपको दिखाते हैं भारत का एक सर्वे जहां ग्राहकों से पूछा गया कि जब वो ख़रीदारी करते हैं ऑनलाइन तो प्रोडक्ट की रेटिंग कैसी दिखती है उन्हें। जब आप देखते हैं तो क्या दिखता है वहाँ। बहुत पॉजिटिव 19% और थोड़ी पॉजिटिव 37%। तो आप ये करीब करीब 60% और बैलेंस्ड मिला लें तो 60% से ज़्यादा लोग जो रिव्यूज़ हैं जो रेटिंग्स है वो पॉजिटिव दिखती है, प्रोडक्ट के फेवर में दिखती है। ये रेटिंग की बात है। इसी तरीके से रिव्यू में भी देखेंगे कि जो रिव्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं। तो रिव्यूज़ भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर पॉजिटिव रिव्यू 10 और 50 60% और 5 65% पॉजिटिव, अच्छा बहुत पॉजिटिव रिव्यू आपको वहाँ देखने को मिलता है किसी भी ई कॉमर्स साइट पर। तो इसका मतलब क्या है कि रिव्यूज़ से जो तस्वीर हमें किसी भी प्रोडक्ट की मिलती है ऑनलाइन साइट पर वो पॉजिटिव मिलती है, अच्छी मिलती है, रेटिंग से भी और रिव्यूज़ से भी। आगे बढ़ते हैं। और रेटिंग रिव्यू जब एक कस्टमर करता है ईमानदारी से तो उस रेटिंग रिव्यू के साथ क्या होता है। 16% लोग कहते हैं कि पब्लिश हो जाता है, वो श्योर है कि पब्लिश हुआ है। 30% लोग बोलते हैं कि कभी कभी पब्लिश होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। 22% लोग कहते हैं कि पब्लिश नहीं भी होता है। तो जो जेन्युइन रिव्यूज़ हैं उनके बारे में लोगों का विश्वास बड़ा कमज़ोर है कि वो पब्लिश होंगे ही। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शायद पब्लिश ना हो। ख़रीदारी करते वक्त कितने लोग देखते हैं। 10% लोग कभी नहीं देखते, नहीं तो ज़्यादातर लोग देखते हैं। 12% लोग महंगे या अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं, बाकी कभी कभी देखते हैं, और 46% हमेशा देखते हैं। तो वही हिसाब किताब है। 90% से ज़्यादा लोग देखते हैं रिव्यू और रेटिंग परचेज़ करने से पहले। तो ये तस्वीर है रेटिंग रिव्यूज़ को लेकर जो भारतीय ग्राहक है उनकी। ये एक ख़ास चीज़ है कि जो रेटिंग रिव्यू होते हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं या पेड हैं, इस तरीके की जानकारी क्या देखने को मिलती है, या इन्फ्लुएंसर कोई है जिसने ऐसा रिव्यू किया है, ये क्या ऑनलाइन साइट पर देखने को मिलता है। 9% लोग, सिर्फ 9% लोग बोलते हैं कि हाँ ये हमेशा देखने को मिलता है। 36% कभी कभी बोलते हैं कि देखने को मिलता है। बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ भी 50% से ज़्यादा लोग पूरी तरह से श्योर हैं कि ये जानकारी ई कॉमर्स साइट्स पर नहीं दी जाती है, जिससे पता लगे कि जो रेटिंग है वो जेन्युइन है या फिर वो पेड है या फिर वो स्पॉन्सर्ड है या किसी तरीके से जुगाड़ बिठाकर वहाँ पर रेट किया गया है। इस पर हम बात करेंगे। पहले आपको मेहमानों से मिलवा दें। मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर और सीईओ रोहित कुमार हमारे साथ हैं। लामेंटेज लीगल में वकील डॉक्टर मोक्ष कल्याणम हमारे साथ, कल्याण राम हमारे साथ हैं, और इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मार्केटिंग की प्रोफेसर सुप्रिया कल्ला हमारे साथ है। सुप्रिया जी, सबसे पहले आप ही बताइए मार्केटिंग के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंस आज के समय में, जबकि एक अनुमान के हिसाब से 2-3 साल में 50% जो रिटेल है वो ऑनलाइन होने वाला है, और अभी कितना ऑनलाइन परचेज हम करते हैं सबको मालूम है। तो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से रेटिंग रिव्यूज को कितना वेटेज दिया जाता है? सुप्रिया जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मार्केटिंग का एक ही ज़रिया है, वो है कंज़्यूमर ट्रस्ट पैदा करना। तो ऑफ़लाइन तो ओनली वे हम कंज़्यूमर से बात करते हैं, बाकी कंज़्यूमर्स के रिव्यूज़ के थ्रू। जानने की कोशिश करते हैं रिव्यूज़ के थ्रू। तो ये है इम्पोर्टेंस रिव्यूज़ की। जी बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है रिव्यूज़ का। जी। तो रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो परचेज़ आप करते हैं उसको कई तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, और उस पे जो सबसे तगड़ा जो हथियार है मार्केटर्स के पास वो यही है कि आपको कोई बताए या आपको कहीं से उस प्रोडक्ट के बारे में सेकंड हैंड जानकारी मिले,
और एक तरीके का टेस्टिमोनियल होता है कि वही प्रोडक्ट अच्छा है, आप ले सकते हो। और इस पर डॉक्टर मोक्ष, आपसे हमारा सवाल ये है, देखिए आज हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने सारे स्टेक होल्डर्स को, ई कॉमर्स के स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनके साथ बैठक की और एक गाइडलाइन आई थी BIS की 2022 में। अब कह रहे हैं कि उसको मैंडेटरी करेंगे। तो उस गाइडलाइन का जो लब्बो लुबाब है वो यही है कि अगर आप कोई पेड वहाँ पे रिव्यू डालते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर का रिव्यू डालते हैं तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी। ये अनिवार्य होगा, पहले अनिवार्य नहीं था, गाइडलाइन थी, अब अनिवार्य होगा। तो इस तरीके के कुछ कदम सरकार उठाने जा रही है। सवाल ये है कि एक कंज्यूमर के लिहाज से रिव्यूज़ जो है वो रोबस्ट हो, स्वस्थ हो और कंज्यूमर के भी पक्ष में हो, क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, रिव्यूज जो है, हम जब कभी किसी की रिव्यू सुनते हैं, हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि भाई किसने कहा है इसको। आमतौर पर अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, सबसे पहला सवाल आपको यह रहता है कि यार ये चीज कोई ऑलरेडी इस्तेमाल किया हो तो हमें जाननी चाहिए कि भाई उसका असर क्या था उसके ऊपर, उसका ओपिनियन क्या था, उसको क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। अगर हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो उससे यूज किया है तो हम उस रिव्यू का मायना ज्यादा देते हैं। अब ये ऑनलाइन पोर्टल में क्या है, हम किसी को नहीं जानते, वो जो भी हमें दिख रहा है वो सिर्फ एक नाम रहता, वो नाम फर्जी है, क्या है हमें नहीं मालूम। बट अब जब BIS ने 2022 में एक रिपोर्ट, एक रिक्वायरमेंट दी है, उसमें संपूर्ण डिटेल्स दिए कि भाई उसकी फला फोटो रहनी चाहिए, ईमेल रहनी चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन रहनी चाहिए, हमें ये जांच मिलनी चाहिए कि आखिर किसने ये रिव्यू दिया है। अब आज की डेट में उसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी करना जरूरी हो जाता है क्योंकि फेक रिव्यूज का जो क्वांटम है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। और जैसा मैंने कहा है, रिव्यू वही दे सकता है जिसे आप जानते हो। और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल में जो भी है, अभी अमेज़न में आप अगर देखेंगे तो उसको आप एक टैग दिया जाता है कि भाई वेरीफाइड परचेजर है। कैसा, ये अमेज़न कभी बोलता नहीं है। हम ये विश्वास रखते हैं कि भाई उसने ऑलरेडी खरीदा होगा, उसने यूज किया होगा, उसका आउटपुट रिव्यू ये है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबा लिख देते हैं। ये लंबा आज की डेट में AI से कोई चीज लंबा लिखना बड़ी बात नहीं है। पहले लंबा लिखने के लिए सोचना पड़ता है, आज लंबा लिखने के लिए खाली पूछना पड़ता है। आप पूछो, जितना लंबा लिखना हो तो लिख सकते हो। तो बात लंबाई की और बात फोटो की नहीं है, बात उस व्यक्ति की है जो वो रिव्यू लिखा है। इसलिए उस व्यक्ति का आइडेंटिफाई होना जरूरी है ताकि हम ये एस्टैब्लिश कर सके कि भैया ये रिव्यू सही है नहीं है। और अगर मुझे तहकीकात करनी है, उसका फोन नंबर है, मैं उसे फोन करके पूछ लूं, भैया सच्ची में होटल ऐसा था या सच्ची में प्रोडक्ट तुमने यूज किया, ये हुआ नहीं हुआ, पूछ सकते हैं। नंबर ही नहीं लग रहा, स्विच ऑफ हो गया, मतलब रिव्यू फेक, ऐसा हम जान सकते हैं। जी राहुल जी, जो इस वक्त पूरा सिनारियो है इंडिया में ई कॉमर्स का और इन जनरल भी जो कंज्यूमर सेगमेंट है, उसमें कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें तमाम हैं, हमारा फ्रेमवर्क है या जो भी हमारी व्यवस्था है, रेगुलेटर्स है वगैरह वगैरह, सबको हम जोड़ के देख लें कितना सेफ कंज्यूमर है और इसको किस दिशा में बढ़ाना चाहिए। बात ये ज़रूर अच्छी लगती है कि चलिए ठीक है 2022 की गाइडलाइंस है, जो बात कह रहे थे मोक्ष साहब वो भी उसमें शामिल है कि जो रिव्यूअर है उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करिए, ये इंश्योर कीजिए कि कोई जेन्युइन इंसान ही रिव्यू कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये पूरा सिनारियो होना क्या चाहिए? क्या वर्ल्ड में कोई ऐसा आइडियल सिस्टम है कहीं किसी देश में जिससे कुछ सीख ली जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि रिव्यूज़ का जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट लेके आ रही है
उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, और कुछ चीज़ें हैं जिसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब हम रिव्यूज़ देखते हैं तो उसमें जो फेक रिव्यूज़ होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। वो लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करें। फेक रिव्यूज़ होंगे, उसके नाम आप देखेंगे तो नाम कुछ ऐसे ही होंगे कॉमन से, मतलब वो कुछ जेन्युइन नहीं होंगे। जो टेस्टिमोनियल लिखे होंगे, वो लिखा होगा तो वो बहुत शॉर्ट होता है या फिर सिर्फ स्टार रेटिंग होती है। उसका कंटेंट जो होता है वो अपने आप में बता देगा। अगर किसी ने कोई सर्विस परचेज किया है या फिर कोई कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है तो उस प्रोडक्ट के बारे में होगा। रियल यूजर अगर कोई होगा तो उसने एक्सपीरियंस जो किया होगा तो वो बयां करेगा। और अगर फेक होगा तो फेक में वो दिख जाता है, वो मतलब जेन्युइन नहीं होगा, वो कुछ भी लिखेंगे, वो बस स्टार रेटिंग करेंगे। हाँ, अब अभी हमारे यहाँ जो अभी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही है उसमें लिखा गया है कि हम मेल सेंड करेंगे, मेल के थ्रू हम क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे, हम कॉल्स के थ्रू क्रॉस चेक करेंगे। तो हमारे देश में ना अभी थोड़ा सा एक इस पे गाइडलाइंस तो आई है, अच्छी बात है, लेकिन इसको और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में कुछ लोग, अगर लिंक्स क्लिक करने की बात आती है तो वो बहुत फेक भी होता है और बहुत कुछ है जो लोग डरते हैं। अभी जैसे कि स्कैम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं हमारे आसपास में। तो इस चीज के लिए प्रॉपर और गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। और ये अच्छी चीजें हैं, एज अ ब्रांड प्रोस्पेक्टिव से बताई जाए तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। क्योंकि अगर लेट से आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ब्रांड ए के लिए आप काम कर रहे हैं, ब्रांड बी एक आपका कॉम्पिटिटर है, तो वो भी आपसे कुछ अगर प्रॉब्लम है तो रेट कर सकता है, जिससे कि आपके ओवरऑल रेटिंग जो होती है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर मैं बताऊं, एक कंपनी है जिसकी 5 स्टार रेटिंग है, उन्होंने बहुत अच्छा अपना सर्विस दिया है, प्रोडक्ट बेचा है, ब्रांड मैनेज किया है, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर है वो उससे प्रॉब्लम है और अगर उसने एक सिंगल स्टार भी रेट कर दिया है तो उससे वो 5 स्टार 4.9 4.8 आ जाएगा। तो अभी के समय में हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते रिव्यूज और रेटिंग्स पे। हाँ, उसके लिए थोड़ा और सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसपे सरकार को काम करनी चाहिए। सुप्रिया जी, ये बताइए, देखिए हम लोग, ये तो हमारा कार्यक्रम ही कंज्यूमर अड्डा का है और हम जो कार्यक्रम करते हैं उसमें 99% टाइम हम ओनस जो है वो यूज़र पे डाल देते हैं, कंज्यूमर पे डाल देते हैं। आप अवेयर होइए, आप जानिए, आप फेक रिव्यू को समझना कैसे है, पकड़ना कैसे है, सीखिए, समझिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि स्टेक होल्डर्स जो है सारे के सारे, कंज्यूमर उसमें है, सबसे बड़ा है, लेकिन सब लीस्ट से उसी का होता है। तो स्टेक होल्डर्स को क्या ये स्थिति सूट करेगी कि एक शुद्ध अच्छा रिव्यू सिस्टम हो, या फिर उनको ये सूट करता है कि नहीं भाई इसमें थोड़ा छूट मिली रहे तो अच्छा रहेगा? मैं यहाँ पे आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे आपको 2 बातों में ये बात का जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो मैं आपको, नेशनल यूनिवर्सिटी ने कुछ टाइम पहले एक स्टडी करी थी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने, जिसमें उन्होंने ये निकाला कि तो हम सच्चाई को मानते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको सच मानते हैं। तो हमारे कंज्यूमर्स भी उसी नजरिए से हर रिव्यू को देखते हैं कि वो बेचारे सच मानते हैं। तो ये एक ट्रूथ बायस जो है ये मार्केटर्स की यूज में बहुत आता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद कंज्यूमर को भी सपोर्ट चाहिए। अब इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जब वो टोटली डिपेंडेंट है इन रिव्यूज पे, उसके पास चेक करने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। ये पिछले महीने की बात है, मैं किसी काम से बनारस गई थी। तो बनारस रेलवे स्टेशन पे 2 लड़कियां, कुछ नाम नहीं लूंगी, वहां से कुछ खरीद रही थी। तो वो एक दूसरे को वो ड्रेस दिखाते हुए कह रही थी कि इस ड्रेस के कपड़े के बारे में लोग खुले से बिलीव करते हैं। तो आपको उनको बहुत संभाल के अप्रोच करना है, और मुझे ऐसा लगता है ये ड्यूटी सरकार की है। बिजनेस पे ये ड्यूटी नहीं डाल सकते, ये ड्यूटी सरकार की है। जी, तो ये ड्यूटी सरकार की है, इसका मतलब ये होता है, सरकार का मतलब पूरी व्यवस्था है, और वो किस दिशा में बढ़ रही है, किस दिशा में बढ़ रही है ये देखना जरूरी होगा। और कंज्यूमर्स की जब आप बात करते हैं, आम लोगों की बात करती है, तो रेगुलेटर्स की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। बिल्कुल। तो ई कॉम को कौन लोग, इंसान जो ट्रूथ बायस से सफर कर रहा है उसकी बेचारे की मदद करना तो पड़ेगा। जी,
तो कंज्यूमर पे डाल के छोड़ नहीं सकते हैं। अभी तक हमने इस निष्कर्ष पर तो हम जरूर पहुंचे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वही काम करेंगे जिसकी बात हम कर रहे थे। थोड़ा कंज्यूमर्स को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है तब तक जब तक कि हमारी व्यवस्था पक्की नहीं होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं फेक रिव्यूज और रेटिंग्स की कि इनसे कैसे निजात पाया जाए, क्योंकि कंज्यूमर के हक में ये बहुत ज़रूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोक्ष साहब, ये बताइए कि जो एडवर्टीजमेंट है उसका कोड है और उसमें प्रोसिक्यूशन की भी व्यवस्था है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक्टिव था एक खास मामले में, पतंजलि के मामले में, तो हमने बहुत कुछ देखा। हालांकि वहाँ भी लोग कह रहे थे कि आपने एक को पकड़ा है, यहाँ तो भरे पड़े हैं, तो इस पर कैसे लगाम लगेगी। मेरा सवाल ये है कि फेक रिव्यूज़ भी मार्केटिंग का तरीका है उसी तरीके से जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, लेकिन इसमें आप डिपेंड करते हैं लोगों पर, और वहाँ पर अगर फेक हो रहा है या कोई गोरख धंधा हो रहा है, क्या कोई लाइबिलिटी कानून के तहत बननी चाहिए प्लेटफॉर्म्स की? देखिए, सबसे पहले हमें फेक रिव्यू को, क्योंकि हम रिव्यूअर को नहीं जानते, तो रिव्यू हमारे लिए एक एडवर्टाइजमेंट की बात पे एक्सेप्ट करना जरूरी बन जाता है। एडवर्टाइजमेंट से पहले हम इसे एक मिस सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बोलेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्राहक मतलब कंज्यूमर को क्या राइट है। कंज्यूमर को सबसे पहला राइट ये है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स है, उसकी उपयोगिता, उसमें जो एडवांसमेंट्स है, जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सारे डिटेल्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। सेकंड इज राइट ऑफ चॉइस, थोड़ा अंग्रेजी में बोलेंगे ताकि लीगल टर्मिनोलॉजी सेट हो। एंड थर्ड इज राइट अगेंस्ट अनफेयर गुड्स बीइंग सोल्ड। अब ये सारे राइट्स को अगर आप एक जगह लेंगे, सेक्शन 89 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई मिस सेलिंग इज इलीगल, मतलब मिस सेलिंग पर प्रोसिक्यूशन है, 2 साल का सजा है और 10 लाख का जुर्माना है जी। अब मिस सेलिंग, अगर मुझे एक ग्राहक को, एक कंज्यूमर को कोर्ट को प्रूव करना है, क्योंकि अदालत में बयान नहीं सबूतें चलती हैं, मैं जिस रिव्यू के आधार पे एक प्रोडक्ट को खरीदा है, उस रिव्यू को पहले मेरे को रिकॉर्ड करनी चाहिए। उस रिव्यू को मुझे एस्टैब्लिश करनी चाहिए कि साहब मैं इस प्रोडक्ट को इस डिस्क्रिप्शन और इस रिव्यू के बेस पे मैंने खरीदा है। जब ये डिस्क्रिप्शन और रिव्यू को हम जोड़ देते हैं तो मिस सेलिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर काउंट होके सेलर के ऊपर लाइबिलिटी बनता है जी। और इस लाइबिलिटी के बेस पे हम ये 2 साल और वो 10 लाख का जो प्रोसिक्यूशन ग्राउंड्स है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंज्यूमर रिव्यूज देखता है और भूल भी जाता है कि कौन सा रिव्यू कब देखा है। अगर हमें कोई रिव्यू इस नतीजे पे लेके जाता है जिससे हम विवश होकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अपनाते हैं, अपना फर्ज बनता है कि उस रिव्यू को हम रिकॉर्ड करके रखें कि ये मेरी बुनियाद है इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट मुझे हानि पहुंचाती है तो मेरा हक बनता है कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच करना। ठीक है रोहित जी, ये बताइए ब्रांड के पर्सपेक्टिव से, चाहे फेक रिव्यू हो या किसी भी तरीके से, अगर पब्लिक नॉलेज में ये बात आती है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, फेक रिव्यूज़ को रख रहे हैं ये लोग प्लेटफॉर्म के बारे में, ब्रांड के बारे में, क्या उनकी इमेज को डेंट होता है? क्या एक अच्छे ब्रांड को खुद ही इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल, ब्रांड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ब्रांड के लिए भी फेक रिव्यूज उतने ही खतरनाक हैं जितने कि कंज्यूमर के लिए है। अगर आप मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि अगर कोई ब्रांड है काम कर रही है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अच्छी प्रोडक्ट्स पे सेल आउट कर रही है, लेकिन अगर फेक रिव्यूज उन पे कोई पुटअप कर रहा है तो ब्रांड को भी जस्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नहीं हमारी सर्विसेज अच्छी है, हमने बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया है। क्योंकि जो फेक रिव्यूज होते हैं वो कई बार ऐसे पाए जाते हैं जिसने सर्विस कभी ली ही नहीं है या उस लोकेशन में वो लोग है ही नहीं,
नहीं, तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है इस बार जो देखा है हमने कि भाई जो लोकेशन है, लोकेशन मैटर करेगी। जो भी रिव्यूज पुट हो रहे हैं वो उसमें वो लोकेशन भी मैटर करेगी कि वो पर्टिकुलर रिव्यूअर जो है वो उस लोकेशन पे था या नहीं था। तो ब्रांड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा एक डेंट होता है अगर कोई सर्विस लिए बिना और नेगेटिव रिव्यूज पुट अप करता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसके लिए ब्रांड्स भी अपने तरफ से जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है उसके लिए लोग हायर करते हैं, सुप्रिया एजेंसीज जी, हायर करती है। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि देखिए, जो मार्केटियर्स भी मानते हैं इस बात को कि सबसे अच्छी पब्लिसिटी वही होती है जो एक से दूसरे इंसान तक पहुंचती है, मेरा ख्याल है। तो आप अगर ये बिल्कुल सही कहा आपने। बात अगर आप ये बात स्पष्ट कर दें तो कस्टमर्स के लिए, जो ग्राहक है उसके लिए शायद सबसे बड़ा खजाना यही होगा कि अगर हम कंपेयर करें इन ऑनलाइन रिव्यूज़ रेटिंग्स को हमारे जान पहचान के लोगों से जो सुनने देखने को मिलता है, किसको कितना वेटेज देना चाहिए? बहुत सही बात पूछी आपने। पहले तो मैं रोहित से पूरी सहमति रखती हूँ। ब्रांड, ये फेक रिव्यूज ब्रांड को खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, बिकॉज जहां ट्रस्ट खत्म हुआ वहां ब्रांड खत्म। कंज्यूमर्स में जो आपस में फैलती है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर फेक रिव्यूज फैलाएंगे तो कंज्यूमर्स सोशल मीडिया के जमाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, फेक रिव्यूज इधर से उधर पहुंचाएंगे और ब्रांड अपनी मौत से जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हर ब्रांड के लिए कि फेक रिव्यूज बहुत ही किलर काम करेंगे उसके लिए। जी, तो ये थी कहानी रिव्यूज, फेक रिव्यूज और रेटिंग्स की, और सरकार जो कदम उठा रही है उसका नतीजा भी आपके सामने जल्दी आएगा। लेकिन भारत जैसे देश में 140 करोड़ की आबादी में और जितना हम अभी तक इम्प्रूव कर पाए हैं अपने सिस्टम को, आखिर ये सिस्टम भी हम सभी लोगों से बना है, तो धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आपका अवेयर रहना, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारी पूरी कहानी, पूरी ज़िंदगी कंजम्पशंस के इर्द गिर्द ही चल रही है। हमारी चाहे इनकम हो, चाहे हमारी अपनी लिविंग हो, चाहे हमारी सोच हो, आज सब कुछ कंजम्पशंस के इर्द गिर्द चल रहा है। इसलिए आपकी जागरूकता सबसे ज़रूरी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।